हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए जाइए, अब हम नावल का पार्ट नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सुबह से शाम होने को आई थी, इरम कब से मुस्तफ़ा का वेट कर रही थी, लेकिन आज वो आ ही नहीं रहा था। अभी वो मजीद कोफत का शिकार होती कि गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। इरम के चेहरे पर एक मुस्कान से सजी वो सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई तो मुस्तफ़ा के साथ बीना आती हुई दिखाई दी। इरम के कदम लड़खड़ाए थे और मुश्किल से रेलिंग को थामा। बीना की अचानक एमके के साथ आमद पार्ट इरम भुट्टन से ठटके थे। बीना मुस्तफ़ा से अचानक कैसे मिली? आइए इरम, ये जुबैर भाई की बीवी हैं। रास्ते में गाड़ी खराब होगी तो उन्हें यहाँ पर ले आया। मैं चेंज कर कर आता हूँ, एमके ने नॉर्मल अंदाज में कहते हुए रूम के जानब कदम बढ़ाया। लेकिन मिस्टर जुबैर की वाइफ आपको कहाँ से मिल गई अचानक? ये सवाल वो दिल ही दिल में एमके से काट गए थे। सीने उतरते हुए नीचे बीना तक आई। इरम को समझ न आए कि क्या बात करे उसे। डोंट टेल मी ये खूबसूरत और हैंडसम लड़का तुम्हारा शोहर है। बीना की नजर में हसत रश क्या कुछ ना था। इरम ने गहरा सांस काट लिया। बहुत ही ऊंचा हाथ मारा है तुमने, सबका नंबर क्रॉस कर गई हो। बीना ने एक नजर पूरे बंगले पर डालते हुए इरम की तरफ देखते हुए नौसत से कहा। इरम लब बीच गई थी। पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ भाई, मेहमान हूँ, कोई हाथ मदारत नहीं करोगी? बीना उसके पास आती हुई तंसिया मुस्कुराहट से बोलती। अरे इरम बेटा, आप जाएं, मुस्तफ़ा और आपको देर हो रही है आज की पार्टी के लिए। मेहमान की हाथ मदारत के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। वजाहत अंकल की अचानक आमद पर वो दोनों चौंकी। इरम ने मुड़कर बीना के चेहरे की तरफ देखा जो गुस्से से लाल बम्बोका हो गया था, जिस पर इरम दिल ही दिल में मुस्कुराई। उन्हें तो किसी पार्टी पर जाना नहीं था, लेकिन इस वक्त वजह साहब की बात पर वो दिल ही दिल में मसरूर रहे थे। जी एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ आई हूँ उनके घर, तो ये मुझे यूं छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? बीना ने हमेशा की तरह अपनी बढ़तरी दिखाई। उसका हमेशा से यही इशू रहा था कि उसे प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, और अभी वो अपनी अमीरी की रोप झाड़ते हुए यही कर रही थी। लेकिन वो ये भूल गई थी कि जहाँ पर वो खड़ी थी ना वो उसका घर था और ना ही वहां पर मौजूद उसके लोग। इसलिए गलत जगह पर गलत मौके पर गलत बात कर गई। इरम ने एक नजर वजाहत साहब पर डाली। मलिक जुबैर कहाँ है? आई नहीं हमके साथ? बीना के सामने बैठते हुए इस्तफसार किया। उन्हें ऑफिस में बहुत जरूरी काम था। बिजनेस मैन है ना वो, हर वक्त मीटिंग्स वगैरह, तो ऐसे में मुझे तो साथ लेकर नहीं जा सकते ना, इसलिए उन्होंने एमके के साथ यहाँ पर भिजवा दिया। उसकी बातों में मुलाजमा ने कुछ ही देर में अनवाब इकसाम के लवाजमात भी टेबल पर सजा दिए थे। पसंद की शादी की है तुमने? बीना ने पहला तर्ज का तीर मारा था। इरम के वापस पलटते हुए कदम रुके थे। मुस्तफा भी सीढ़ियां उतरता हुआ उसके बाप पर ठटका। वो नहीं जानता था कि बीना और इरम कजन है। पसंद की शादी है, लेकिन बाप का नहीं की। इरम की बाबा बीना के तन बदन में आग लगे थी। हाउ डियर यू, जुबान संभाल कर बात करो, बड़ी हूँ तुमसे। बीना ने लब बीचते हुए माथे पर बाल डाले हुए कहा था। आप जानती हैं एक दूसरे को? शर्ट के बाजू को कोहनी तक फोल्ड करता वो इरम के करीब आता हुआ पूछ रहा था, जबकि उसकी खुशबू जो कि हमेशा ही इरम को दीवाना बना देती, अभी उसके हवासों पर बुटियां से छाने लगे थे। कजन है मेरी, फूफो की बेटी। बीना ने मुंह बिगाकर कहा तो मिस्टर बजाज के माथे पर अच्छे हाथ से बल पड़े। उन्हें कहाँ मंजूर था कि शेख गुलफराज के घर का कोई भी फर्द यहाँ उनके घर आए, जिन्होंने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उनसे छीनी थी। वो तो मिस्टर जुबैर की वजह से इस लड़की का लिहाज करते, क्योंकि उनके साथ उसकी फैमिली के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन बात अब आगे बढ़ रहे थे। अरे मिसिस मलिक, आपने कुछ लिया नहीं है? मुस्तफ़ा ने वजाहत साहब के लिए एक चेयर घसीटते हुए बैठने को इशारा किया तो बीना भी वहीं पर एक चेयर पर अटक गई। वैसे मिस्टर एम के, आपकी वाइफ को घर आए हुए मेहमान की हातम मदाद का बिल्कुल भी तरीका नहीं है, लेकिन इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है। ये तौर तरीके उसे अपनी माँ ने ही नहीं सिखाया। बीना ने एक बिस्कुट उठाते हुए हकारत से कहा और इरम ने एक सख्त घुड़ी से बीना को नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मी जान ने सब कुछ सिखाया है, जैसे आप पे साबित करने की मुझे कत्ती कोई जरूरत नहीं है। इरम ने तरह अंदाज से कहते हुए एम के की तरफ रुख किया। हिदमत हल्का बहुत ही शौक हो रहा है ना, तो एक दारुल अमान खोले और रात लगते ऐसे बीसू मिल जाएंगे बेसहारा, एक जगह सबको इकट्ठा रखकर खूब हिदम करें आप। चेपा मुस्लिम तंजिया मुस्कुरा लिए मुस्तफ़ा से कहती उसके 14 तबक रोशन कर गए थे। अचानक से खांसी होने लगी तो इरम ने आगे बढ़कर पानी का गिलास उसे थमाया। मुस्तफ़ा ने मीठी नगाज उस पर डाली। बहुत ही खतरनाक हो मिसिस, धीरे से कहते वो इरम के हुनहुआ नजरों से बचता हुआ वजाहत साहब की तरफ मुतवज्जह हुआ, जो कि इसी लम्हे मिस्टर जुबैर की अमर पर भी हो गए थे। कुछ पल के लिए माहौल में छाया हुआ तनाव कम हुआ था और मिस्टर जुबैर हंसमुख इंसान थे, महफिल सजा लेते थे। यही वजह थी कि जिंदा दिल इंसान के साथ सभी खुश थे, सवाई बीना के, जिसे अब जुबैर में कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। अमीर तो मुस्तफ़ा भी था, लेकिन कितना हैंडसम, खूबसूरत और यंग था। उसकी नीली आंखें बीना को बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो बार बार उसके चेहरे को वार्तगी से देखना इरम नोट किए बगैर ना रह सकी। ओके, अब इजाजत। हाँ साहब, जुबैर साहब उठते हुए बोले। एम के, अपनी मिसेज के साथ हमारे घर भी आइएगा, हमें भी खिदमत का मौका दीजिए। जी जरूर, एम के संजीदगी से बोला, जबकि अब
उसे भी बीना की नजरों से कोफा सी महसूस होने लगी थी। ओके बाय हैंडसम। बीना ने जुबैर साहब के साथ बाहर निकलते हुए मुस्तफ़ा की जानब रुख किया और एमके की बाजू को जोर से दबाया कि एमके के माथे पर 2 बाल पड़े। घूरी से बीना को देखा जो एक अदा से अपने बालों को कांधे के पीछे झटकते हुए एक आंख विंग करते हुए बाहर निकल गई। उसके जाते जहाज साहब अपने कमरे के जाना बढ़ गए थे, जबकि इरम साथ नजर से एमके को देख रहे थे। क्या? एमके ने सवालिया नजर से उसको देखा, जबकि उसने घूरना बंद ना किया था। इससे तो अच्छा होता कि वो बनी होकर चौधरी फरासत के पास चली जाती। कम से कम आपके बेटे के नसीब में यह गुनाह ना था। गजाला बेगम के साथ तरीन इल्फात पर जहां के अंदर आते हुए कदम थमे थे। गजाला बेगम, जो इस लड़की ने किया वो नाकाबिले माफी है, उसके बावजूद आप उसकी तरफदारी कर रही हैं। मुर्तसिम चौधरी ने हैरानगी से उनको देखते हुए पूछा, तो क्या उसकी सजा ये है कि उसे बात बात पर सब बेइज्जत करें और हाथ पकड़कर हवेली से बार बार बाहर निकालें? उसने जो गुनाह किया उसकी सजा उसका शोहर देगा, लेकिन पूरी हवेली के लोग उसे सजा देने लगे। ये कहाँ का इंसाफ है? और आपके बेटे ने उसे कैद खाने में बंद कर दिया है, जबकि उसकी हालत पहले से खराब थी, लेकिन फिर भी कोई लिहाज नहीं किया। याद रखें, अगर उसे कुछ भी जरा सा भी हुआ तो जिम्मेदार आपका बेटा इस गांव का सरदार होगा, जो हर औरत की इज्जत करता है लेकिन अफसोस करता था। गजाला बेगम साद अंदाज में कहती वहां से हट गई थी और जहां से इन्हीं कदमों पे अपने कमरे में लौट आया था। माँ के कहे हुए अल्फाज उसके साम की तरह डस रहे थे। क्या वाकई मैं कस्बा के साथ ज्यादती कर रहा हूँ? एक सवाल ने उसके दिल पे कचोले लगाए थे। आपके बेटे ने उसे कैदखाने में बंद कर दिया, जबकि उसकी हालत पहले से खराब थी, लेकिन फिर भी कोई लिहाज ना किया। याद रखें, अगर उसको कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार आपका बेटा इस गांव का सरदार होगा। माँ का कहे हुए अल्फाज याद आया तो एक लम्हे की देर किए बिना कैदखाने की जानब भागा था। दरवाजा खुला तो दिल दहल कर आ गया था। वो एक तरफ दीवार के साथ गिरी पड़े थे। कस्बा आगे बढ़कर उसका चेहरा देखा, बालों को चेहरे से पीछे हटाया। वो दीवाना वार उसको उठाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन वो बेहोश थी। जहाज़ेब ने उसे बाहों में भरा और फौरन बाहर के जन्म लपका, जबकि उसे कस्बा को बाहों में उठाए हुए बाहर जाता हुआ चौधरी ने गुस्से बड़ी हुई निगाहों से देखा था। थोड़ी देर में वो कस्बा कलीबे गांव के इकलौते हॉस्पिटल में था, जहां वो कभी नहीं गया था, ना कभी इत्तेफाक हुआ। यूं तो सभी जानते थे कि जहाज़ेब चौधरी गांव का सरदार है, लेकिन यहाँ पर आई हुई नई डॉक्टर उसे पहचान ना पाई। डॉक्टर नबीला कस्बा का चेकअप करती, जबकि जहाज़ेब वहीं करीब खड़ा सब देख रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत ही स्लो है, उनको कमजोरी हो चुकी है बहुत, लगता है उन्होंने काफी वक्त से कुछ नहीं खाया। डॉक्टर नबीला ने कस्बा का मुकम्मल चेकअप करने के बाद उसे ड्रिप लगाई थी और अब वो जहाज़ेब के हुबड़ू लेकिन परेशान चेहरे के जन्म मुतवज्जो है। शायद, पता नहीं, जहाज़ेब ने गैर दिमागी से जवाब दिया, ये आपकी वाइफ ही है ना? डॉक्टर नबीला ने तस्दीक चाही। यस डॉक्टर। आपके बाद जहाज़ेब ने माथे पर बाल डाले जवाब दिया। ओके, उनको सख्त केयर की जरूरत है, ये मेडिसिन मंगवा लीजिएगा और कोशिश कीजिए उनके होश में आने के बाद हल्की फुल्की गज़ा लाजमी दीजिएगा। याद रखें इनका। डॉक्टर नबीला कस्बा को नजर देखती हुई बोलती और बाहर निकल गए। जहां के पास वो बैठ ही गया था, उसका हाथ थामे गहरा सांस साट किया था, तो अचानक से जहाज़ेब को उसके हाथों और कलाइयों पर जाम महसूस हुए तो वो चौंका। ये सब कैसे? वो हैरान हुआ। उसकी माँ की बातों की बात कर फिर से सुनाई दी तो वो साथी से आंखें मीट कर खोली और कस्बा का हाथ अपने लब्बू से लगाया। बहुत ही जालिम ही सही, लेकिन इतना जालिम नहीं हो सकता कि अपनी कस्बा को इतनी तकलीफ में दे सकूं। अपने दिल के आगे हार रहा हूँ। एक बार फिर से तुम्हारी हताएं माफ करने का हम हुआ है ये दिल, क्या करूं? इतना गुस्सा क्यों हो जान? मुस्तफा इरम को इतने गुस्से में देखकर मुस्कुराता उसके करीब हुआ। मिस्टर एम के, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। इरम ने उंगली उठाते हुए वार्न किया था। व्हाट? एम के ने उसका एटीट्यूड देख रही थी और दंग रह गया था। इरम ने झटके से रूह फेरा और रूह इरम की जानब बढ़ गया। मिसिस, लगता है आज सारे फासले मिटाने पर तुली हुई है। दिल दिल में मुस्कुराते हुए वो इरम से मुहातब होता उसके पीछे रूम में गया था। रूम में दाखिल होते हुए अंदर से दरवाजा लॉक किया तो इरम ने पलट कर उसको घूरा। मुस्तफा ने सवालिया नजरें उसके खूबसूरत सरापे पर डाली। वो उसको देखे जा रहा था, जबकि इरम उसके बाजू के इस हिस्से को जहां पर मीना ने अपना हाथ रखा था, इरम का बस नहीं चल रहा था कि वो मीना का हाथ तोड़ देते। मुस्तफा उसके करीब हुआ तो इरम ने अपनी नजरों का रुख गुस्से से फेरा। क्या बात है, आज तो मेरे से कुछ ज्यादा ही जुनूनी हो रही है। मुस्तफा का उसका ये अंदाज बहुत ही बाहर रहा था। दूर रहकर बात करे मिस्टर एम के। इरम ने जरा फासा बनाया कि एम के ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। नामुमकिन है अब मिसेस, गंभीर लहजे में कहते वो इरम को कुछ बाबर करवा रहा था, लेकिन वो सुन कहाँ रहे थे। उसकी नजरें फिर से उसी जगह पर जा टिकी। आपकी बार मुस्तफा ने भी उसकी नजरों के ताक़त में देखा तो धीमा सा मुस्कुराया। डोंट वरी मुस्तफा खान, मुकम्मल का मुकम्मल इरम मुस्तफा का है। उसके चेहरे पर पुरतपिश सांसें बखेरते उसे मन बख्श रहा था, लेकिन इरम को तो कबूल ही कहा था कि वह शर्ट मुस्तफा के जिस्म पर है। दिल के हाथों सख्त मजबूर होकर इरम ने मुस्तफा की शर्ट के बटन खोले और मुस्तफा की पूरी आंखें हैरत से खुल गई थी।
शर्ट को उसके जिस्म से अलग करके उसे बुरी तरह हाथों में लपेट कर दूर उछाल चुकी थी और गुस्से से शर्ट को देख रही थी, जबकि मुस्तफ़ा उसके लाल पमोका चेहरे को, जो आज पहली बार उससे अपनी तरफ बहुत ही ज्यादा कशिश कर रहा था, कि वह खुद को आज बेबस महसूस कर रहा था। उफ, इतना गुस्सा मिस्टर एम के, आज के बाद अगर किसी लड़की ने आपको छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उंगली उठाकर गुस्से से वार्न किया तो मुस्तफ़ा ने उसकी उंगली पर लब रखे तो वह सटपटा गई। गुस्से में वो ये भी भूल गई थी कि मुस्तफ़ा के कितने करीब आ चुकी है। पीछे होना चाहा कि एम के ने उसे कमर के गिर्द हिसाब बनाते हुए अपने करीब खींचा। एम के प्लीज, मुस्तफ़ा का कुर्ब महसूस करते हुए इरम को साथ में ठंडे पसीने आने लगे थे। लेकिन प्लीज, क्या प्लीज? इरम, अब और नहीं, मैं तुम्हें दिल से अपनाना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा के बापा उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मजीद बड़ा कर लिया। एक बात साफ कर देता हूँ, लहजा गंभीर होता हुआ जा रहा था, मैं ये रिश्ता अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। आंखें बंद किए उसके माथे को साथ माथा जोड़े जज्ब के आलम में बोला था। मुझे भी तुम मुकम्मल चाहिए मिसिस, मेरी दस्तरस में, मेरी मलकियत में। मुस्तफ़ा ने सरगोशी बड़े अंदाज में कहते धीरे से उसका दुपट्टा उतारते हुए तरफ रखा और डर का मारे इरम 2 कदम पीछे हट गए थे। दिल था कि बस धड़के जा रहा था, कभी पलकें उठाती कभी झुकाती, वह मुस्तफ़ा के जज्बात को हवा दे रहे थे। मुस्तफ़ा की कुर्बत में वो जरा जरा पिघलती जा रही थी और मुस्तफ़ा ने उसे अपनी बाहों में बढ़ाकर उसके गले के गिर्द हंसा बनागी। एमके को उसका यूं खूबसूरती की अदात दिलो जान से बाई थी। उसे बिस्तर पर बैठाकर उसके करीब हुआ। बात सुने, इरम ने झिझकते हुए अपने ठंडे पड़ते हुए हाथों को देखते हुए धीमे लहजे में बोला तो मुस्तफ़ा उसके बालों की लट को पीछे करता हुआ उसके मजीद करीब हुआ। मुझे आप ही से मिलना है, प्लीज मिलवा दें। मिन्नत बड़े लहजे में कहते हुए वो मुस्तफ़ा को अपनी जगह एक पल को जामत कर गई थी। एमके ने गहरा सांस खर्च किया। मिलवा दूंगा कहते हुए अपनी जगह से उठा के इरम ने उसका हाथ थामा। कहाँ जा रहे हैं? लहजा आपकी बार बेचैन था। चेंज करने आता हूँ, प्यार से मुस्कुराकर कहते हुए वो बाथरूम की जाना बढ़ गया था, जबकि इरम तरते दिल से खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थी, जो उसके लिए सुहाने रूह था। बार बार गहरे सांस पड़ती वो बाथरूम का डोर देती कि इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जहांजेब कस्बा के होश में आते उसे वापस हवेली ले आया। दोनों के बीच एक तवील खामोशी थी। गाड़ी से निकली तो कदम लड़खड़ाए। जहां ने आगे बढ़कर उसको थामा तो उसका हाथ झटक गई। जैसे लब बीचे बामुश्किल जहांजेब ने बर्दाश्त किया। धीमे धीमे कदम लेती वो जहांजेब के अंदर था अंदर डाल हुई। बस जाहिर तो सामने कोई नहीं था, लेकिन नजरें सबकी उन्हीं पर ही थी। कहाँ जा रही हो? उसका रूह नीचे सीढ़ियों के जाम देखते हुए जहां ने सवाल किया तो वो एक पल को रुकी। वहीं जहां मेरी जगह है। लहजा बिल्कुल स्पार था। कहते ही कदम वापस आगे बढ़ाया। रात के इस पैर जहांजेब को उसके साथ बहस करना, तमाशा नहीं लगाना था, इसलिए आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में बढ़ा। यह मंजर किसी की निगाहों में सच चुभा था। जहां ने कस्बा को रूम में लाते हुए उसे बिस्तर पर लटाया और उसकी मेडिसिन एक तरफ रखते हुए वो मुलाजमा से उसके लिए सूप का कहने बाहर वापस आया। कस्बा ने एक नजर कमरे पर डाली और अपनी जगह से उठी थी। क्या मसला है अब? जहां ने अंदर आते हुए माथे पर बार डाले और पूछा। मिस्टर जहां, मुझे वापस उसी जगह छोड़कर है, वरना सुबह होते ही फिर से हवेली से बाहर फेंक दिया जाएगा। कस्बा ने संजीदा बड़े अंदाज पर जहां ने सर नफी में झटका था और उसके करीब आया। आइंदा ऐसा कोई भी मौका मत फराम करना कि इस किस्म की नौबत आए। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देखता वो कब्र की जाने बढ़ा। माफी तो अब भी नहीं मांगी मैंने मिस्टर जहां, फिर सजा में कमी क्यों? वो मैकेनिकी अंदाज में उसके पास चलती हुई आई और हैरत से पूछते उसका चेहरा देखने लगे। उसके चेहरे पर अंदरूनी तकलीफ के असर नुमाया थे, जबकि चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। कस्बा, बहस मत करो, जाओ रेस्ट करो। और आप सरदार है ना? सरदार जहांजेब चौधरी। कस्बा उसकी बात को नजरअंदाज करती उसे सवाल जवाब करने लगी तो वो उसे सवालिया नजर देखते हुए उसकी बात को समझने की कोशिश करने लगा। आपकी बीवी बनने की लायक नहीं मैं, ना ही मेरी इतनी औकात है कि आपकी बीवी बनकर इस कौम की सरदारनी बन जाऊं। इसलिए मुझे वो रुतबा दें जिसकी मैं मुस्तहिक हूँ। ना चाहते हुए भी लहजा रोन गया था। तुम्हें मैंने वो रुतबा दिया है जो आज तक किसी को नहीं दिया, मोहब्बत का। जहाँ कहते हुए एक कदम आगे बढ़ा कि वो एक कदम पीछे हटे। वो रुतबा दिया जिसके बाद कोई रुतबा मैंने नहीं रखता, अपनी इज्जत, वो मान का रुतबा। एक कदम मजीद आगे बढ़ा और कस्बा इन्हीं कदमों से पीछे हुई। रुतबा दिया, कोई ये ना कहे कि तुम बनी होकर आई हो, बल्कि तुम्हें चौधरी जहांजेब ने अपने सर का ताज बनाया। फिर कदम बढ़ाया। आपके बार कस्बा लड़खड़ा कर पीछे हुए थे। बहुत ही मान दिया, बहुत ही मर्तबा दिया, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। मेरी दी की भी इज्जत व मान को ऐसे पांव तले रौंदा कि अब चौधरी जहांजेब सब कुछ देगा, लेकिन कभी किसी को अपनी इज्जत और मान नहीं देगा। जहांजेब के लहजे में एक अजियत थी। एक पल को दोनों ही एक दूसरे को देखे चले गए थे। और जानती हो मेरे लिए सबसे बड़ी अजियत क्या है?
اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود تمہیں اس سے جدا نہ کرنا، تمہیں چاہ کبھی کوئی تکلیف نہ دے سکنا، تمہاری تکلیف پر یہاں درد ہوتا ہے۔ اپنے دل کے مقام کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، لیکن تم نہیں سمجھو گی، کبھی نہیں۔ جہازیب نے روح پلٹا۔ ایک بار کچھ کہنے کا موقع تو دیتے، میں کبھی نہ جاتی، کبھی آپ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جہاں قصبہ روتے ہوئے اس کے سامنے آئے تھے۔ اگر اچانک مجھے جاسمین نے بابا کی ڈیتھ، وہ کہتے کہتے رکی اور جہاں کے ہاتھ ہمیں، جہاں سے باوجود غصے کے اس کے ہاتھوں کے گرم لمس کو محسوس کر گیا تھا، اسے صحت بہار تھا۔ آپ نے مجھ سے چھپایا، یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی، مجھے سچ اور جھوٹ کا پتہ کرنا تھا، بس بنا سوچے سمجھے غصے سے۔ قصبہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، جو کہ جہازیب کو تکلیف سے دو چار کر رہے تھے، لیکن پھر بھی لبوں سے کچھ نہ کہا۔ جتنا یہ سچ ہے نا، اتنا یہ بھی سچ ہے مسٹر جہاں، قصبہ نے ہمیشہ آپ کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ میں یہاں سے نکل کر اپنے باپ کے گھر گئی تھی، میں نے اپنی حدود پار نہیں کی۔ قصبہ، اگر مجھے تم پر اعتبار نہ ہوتا تو تم آج یہاں پر زندہ نہ کھڑی ہوتی۔ جہازیب نے اسے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے سپاٹ اور سخت انداز میں کہا۔ اس کا یوں ہاتھ چھڑوانا قصبہ کو مزید دکھ سے دو چار کر گیا۔ جاؤ ریسٹ کرو۔ جہاں مزید کچھ بھی کہے وہ ایک طرف سے ہوتا ہوا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا اور قصبہ بستر پر بیٹھے ہوئے گہرا سانس بیٹھ گئی۔ وہ اس سے سخت ناراض تھا کہ اس کی کوئی بات سننے کو بھی تیار نہ تھا۔ ملازمہ اجازت لیتی ہوئی اندر آئی اور قصبہ نے ایک نظر اس کے جنم دیکھا۔ وہ سوپ کا باؤل ٹیبل رکھتے ہوئے کن اکھیوں سے قصبہ کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے تھے، اور جہاں باہر آئے تو سوپ کو یوں ہی ٹیبل پر رکھے ہوئے وہ قصبہ کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر سوپ کا باؤل اٹھا ہوئے اس کے پاس جا بیٹھا، اور قصبہ نے حالی نظروں سے اس کو دیکھا۔ جہاں نے سوپ کا چمچ اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ قصبہ نے منہ کھولا تو جہان اس کو سوپ لانے لگا۔ دونوں کے بیچ خاموشی تھی، ایک گہری خاموشی۔ سوپ لانے کے بعد اسے میڈیسن دیتا، اسے لٹاتا ہوا اس پر کمفرٹر ڈال گیا اور قصبہ نے دھیرے سے آنکھیں موند لی۔ جہازیب موبائل اٹھا ہوئے گیلری کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا بہت سے لوگوں کو اس کی بات پر اعتراض ہونا تھا، لیکن وہ پھر بھی قصبہ کی طرف سے اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت مصطفیٰ اور ایرم دونوں ہاسپٹل میں تھے۔ مسٹر وجاہت کو اچانک سے ہارٹ اٹیک آیا تھا، وہ دونوں ان کو ہاسپٹل لے کر آئے تھے اور اس وقت وہ ICU میں تھے۔ ایرم نے اپنے گالوں کو چھوا تو اپنے گال بھیگتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، اور مصطفیٰ نے اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں ان سے خفا ہوں، سخت خفا۔ پھر یہ آنسو؟ ایرم نے بچوں کی طرح سوال کیا۔ وہ تمہارے سگے والد ہیں ایرم، تم ان سے ناراض ہو کہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے تمہید باندھی۔ کیا مطلب؟ ایرم حیرانگی سے اس کی جانب مڑے۔ ایرم، دعا کرو اللہ انہیں ٹھیک کر دے، میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے وہ، مجھے نہیں پتا کہ میں ان کے بنا رہ پاؤں گا یا نہیں۔ مصطفیٰ کا لہجہ روند کیا تھا۔ ایرم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دینا چاہا۔ انشاءاللہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، دل سے کہتی وہ مصطفیٰ کا ہاتھ تھام گئے تھے۔ کیا ہوا تھا میرے جانے کے بعد؟ وہ جو کچن کے دروازے تک پہنچی تھی، اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک کر رکی۔ اس کے پوچھنے پر وہاں پر موجود ملازمیں چونکی اور واپس اپنے کاموں میں لگ گئے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے نجو، تم بتاؤ ایسا کیا ہوا میرے جانے کے بعد جو سب اس قدر بدگمان ہو گئے اور حویلی میں 400 خاموشی چھائی ہے؟ قصبہ کو کچھ تو مسنگ لگ رہا تھا۔ جی وہ آپ کے جانے کے بعد جاسمین بی بی، ننجو نے ڈرتے ڈرتے کہنا چاہا کہ دوسری ملازمہ نے ٹھوکا مارا۔ کیا ہوا جاسمین کو؟ قصبہ کا دل کسی انہونی کے احساس سے بری طرح سے دھڑکا۔ جی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایک دھماکہ سا محسوس ہوا قصبہ کو، اسے اپنے کانوں پر یقین آیا، لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیا اس کے کسی کی اتنی بڑی سزا دی گئی؟ مسٹر جہاں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بار پھر وہ غلط فہمی کا شکار ہوتی وہاں سے نکلی تھی کہ سامنے ہی حویلی کے بیچوں بیچ جہاں کھڑا دکھائی دیا۔ وہ 1 منٹ کی بھی دیر کیے بنا اور بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھا جہاں کے پاس جا پہنچے۔ مسٹر جہاں پلیز مجھے سچ بتائیں، جاسمین کہاں ہے؟ جہازیب اس کی آواز پر اس کی جانب مڑتا، اسے یوں حویلی کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ کر اسے سوال جواب کرتا دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال گیا تھا۔ وہ سب سے زیادہ غصہ اسی بات پر آیا کہ وہ اس وقت ایک غیر مرد کی موجودگی کو بھی فراموش کیے ہوئے اس کے مقابلے کھڑی تھی۔ قصبہ اندر جاؤ، ساتھ لہجہ تھا۔ پلیز مسٹر جہاں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ سردار چودھری جہازیب کی بیوی ہے، آنسو اچھے نہیں لگ رہے۔ چودھری دلاور نے قصبہ کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تو قصبہ کو یکدم ہوش آیا اور وہ فوراً جہاں کے چوڑے وجود کے پیچھے چھپی تھی۔ چودھری دلاور، مردان خانے میں جاؤ، میں وہیں پر آتا ہوں۔ لبیچے غصہ زد کرتے دلاور سے کہا تو وہ میں نے ہنستا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا اور جہازیب قصبہ کی جانب مڑا، اس کی کلیج سختی سے تھامے پر روم کی جانب بڑھا۔